नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। हमारे साथ जुड़ गए हैं अमेरिका से आदित्य सत्संगी जी। आदित्य जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। नमस्कार। नमस्कार आपका और आपके दर्शकों को और वापस बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आदित्य जी, कल ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक मैप जारी किया था और उसमें यह दावा किया था कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका का पार्ट है। हालांकि ईरान ने भी अपनी तरफ से इसका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि ये वक्त बताएगा कि ये किसका पार्ट है और किसका पार्ट रहेगा। ये हमारा पार्ट था, है और रहेगा। तो अब ये सवाल ये खड़ा हो रहा है कि हॉर्मुज का बॉस कौन है? अमेरिका है, ईरान है या फिर दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना भी मतलब उस छोटे से समुद्री रास्ते को सामान्य रूप से खुला नहीं रख पा रही, जहां से युद्ध से पहले दुनिया के करीब-करीब 20% तेल और एलएनजी की आवाजाही होती थी। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि हॉर्मुज की लड़ाई अब ऐसा लगता है कि केवल अमेरिका और ईरान के बीच की लड़ाई नहीं रह गई है। इसकी कीमत भारत भी चुका रहा है, चीन भी चुका रहा है, जापान, दक्षिण कोरिया भी चुका रहा है, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी चुका रहा है, यूरोप चुका रहा है और खुद अमेरिका का उपभोक्ता भी इस समय आहत है, पीड़ित है, महंगाई की मार झेल रहा है। तो ये जो लड़ाई चल रही है हॉर्मुज में, इसका बिल तो पूरी दुनिया एक तरीके से चुका रही है। तो फारस की खाड़ी हो, एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ अरब प्रायद्वीप और ओमान, और इन दोनों के बीच में दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण धमनियों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये कब तक चलेगा और कब तक ये लड़ाई रहेगी, दावेदारियां रहेंगी कि साहब हॉर्मुज में वो होगा जो हम चाह रहे हैं। यही ईरान भी कह रहा है, यही अमेरिका भी कह रहा है और इसकी बड़ी कीमत दुनिया के बहुत सारे देश चुका रहे हैं। देखिए, पहले तो होर्मुज़ का जो नाम है उसका संधि विच्छेद करते हैं। अहूर माज़दा से आया है। अशूर माज़दा नाम था, फिर उसका अहूर माज़दा हो गया और उसका संबंध सिर्फ भारत से आता है। जो हमारे जो देवता होते हैं, उनको वो अहूर बोलते हैं, मतलब असुर बोलते हैं और हमारे जो असुर होते हैं, उनको देवता बोलते हैं वो। उल्टा है, एकदम रिवर्स ऑफ वेद पुराण। लेकिन फिर भी संबंध तो हमसे ही है। जब मुसलमानों ने आक्रमण किया तो कहाँ भागे पारसी? भारत आए ना। क्यों? क्योंकि भारत उनकी मातृभूमि थी। सब गुजरात आए, कुछ गुजरात में गए, कुछ बाकी जगह पे गए। ईरानी कैफ़े चलते हैं, क्यों चलते हैं? वो सारे कैफ़े तो भारत में इसीलिए चलते हैं ना, क्योंकि ये लोग इस्लामिक रेवोल्यूशन से भागे, कहाँ आए? भारत आए। तो अहूर माज़दा या अगर अशूर माज़दा भी बोले या फिर जितना भी पर्शियन सिविलाइजेशन बोले, उसका संबंध महाभारत से भी आता है। तो सबसे पहला क्लेम तो भारतीय बनता है इसके ऊपर, मेरे हिसाब से। पुरातन हिस्ट्री को देखें, नेशन हिस्ट्रीज को निकाल दें, पूरा संबंध हमसे आता है। अब आप देखें पुराने इतिहास में जाएं, आपने अरब प्रायद्वीप की बात करी। अरब प्रायद्वीप के सभी देशों का संबंध किससे आता है? यमनी लोग इस्लाम से पहले क्या बोलते थे, कहाँ है उनका घर? भारत बोलते थे। ओरिजिनल तीर्थ स्थल होता था भारत में, लोथाल में, जोलेरा में। कौन आता था? ये लोग आते थे मिलने के लिए। तो अदर देन ईरान, द ओनली कंट्री विच हैज ए क्लेम ऑन दैट इज भारत। ये हमको इतिहास की दृष्टि से पता लगता है। इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप तो उसका इंपॉर्टेंस बहुत ही जानते हैं, पढ़ाते भी हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब रही बात ट्रंप की, ट्रंप का देश तो खुद ही उसका नहीं है, वो तो ब्रिटिश कॉलोनी है, चर्च चलाता है उसको। अगर ट्रंप के देश की अमेरिका की बात करें तो वहाँ के आज तक, अभी तक नेटिव अमेरिकन ने अपने आप को गुलाम नहीं माना है। उनको डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में उनका नाम ही नहीं, तो मतलब बिल्कुल। वो हमेशा इंडिपेंडेंट ही है। क्योंकि
तो इंडिपेंडेंस ली थी, सेटलर्स ने ली थी अगेंस्ट द चर्च, अगेंस्ट द किंग ऑफ इंग्लैंड, ये इंडिपेंडेंस थी। तो इसलिए किसका है ये बात तो अब इतिहास पे आप छोड़ दें किसका है। अब आज की सिचुएशन पे देखते हैं। अब ट्रम्प ने बोला कि हम उसको यूनाइटेड स्टेट्स का टेरिटरी मानते हैं। अब लिखने से क्या हो जाता है, पॉसिबिलिटी नहीं है ना, लिखने से क्या। आप देखिए पूरा कोस्ट लाइन आप देखिए, और ये उन्होंने चढ़ाने के लिए किया था ताकि कुछ ईरान से रेस्पॉन्स आए, और जो ईरान से रेस्पॉन्स आएगा उसके बेसिस पे वो अपने इन्वेस्टर्स, अपने पब्लिक को तैयार करेंगे फॉर फर्दर एक्शन कि भाई पैसा डालो। और ईरान ने वही बेवकूफ़ी किया। इसको इग्नोर भी कर सकता था, जैसे भारत को उन्होंने डेट इकॉनमी बोला, मोदी जी ने इग्नोर कर दिया, लेकिन ईरान ने उस पर रिस्पॉन्स दिया, ये हमारा है। और ईरान ने प्रोएक्टिव एक्शन की बात करी अमेरिका के विरुद्ध, चाहे की हो या ना की हो, लेकिन क्या होता है वेस्टर्न मीडिया इनके कंट्रोल में रहता है, तो फेक न्यूज़ भी चलती है। फिर आपने देखा कि कुछ संदिग्ध अटैक हुए यूएई के शिप्स के ऊपर। अब वो सारे आपको पता है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस इजराइल और अमेरिका करते रहते हैं। एक उसके पहले एक अटैक हुआ था जबल अली पोर्ट पे, वो वेस्ट की तरफ से हुआ था। मैंने आपको तभी आपके हमने शो में बताया था कि ये डायरेक्शन इसकी कुछ और है। आज तक कोई ऐसी मिसाइल बैलिस्टिक बनी नहीं है जो 360 डिग्री टर्न करे कहीं से भी, किसी भी दिशा से। स्ट्रेट चलती हैं सारी मिसाइल्स, स्ट्रेट ट्रेजेक्ट्री होती है, उसी स्ट्रेट ट्रेजेक्ट्री में एस कर्व लेती है या ऊपर नीचे कर्व लेती है, लेकिन ट्रेजेक्ट्री स्ट्रेट रहती है। तो अभी यूएई के ऊपर भी अटैक हुआ, तो वापस क्लेम किया गया पूरा वेस्टर्न मीडिया से, इंक्लूडिंग अल जजीरा एंड एवरीवन एल्स, कि अल जजीरा इज ए वेस्टर्न मीडिया आउटलेट, वो मिडिल ईस्ट का नहीं है, वेस्टर्न है वो। तो उन्होंने क्लेम किया। तो मुझे लगता है ये ईरान के साथ रेस्पॉन्स की तैयारी थी, और पॉसिबली बड़ा एक्शन इंक्लूडिंग न्यूक्लियर लेने की बात हो रही थी पिकेक्स माउंटेन पे, कि अगर इजराइल प्रोएक्टिव एक्शन करता है और ट्रम्प अमेरिकन पब्लिक को, मीडिया को कन्विंस करते हैं कि देखो इजराइल को इससे न्यूक्लियर थ्रेट है, तो तब वो उनके लिए न्यूक्लियर वेपन्स यूज करना एक ऑप्शन हो जाएगा, विच उनको मालूम है। तो इसकी तैयारी हो रही है कि लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पहाड़ों में न्यूक्लियर वेपन चलते नहीं है। सो अभी आप नॉर्थ कोरिया को कितनी बार अमेरिका थ्रेटन कर चुका है, उसको यूज ही नहीं होगा, दो पहाड़ी के बीच में फंस जाएगा न्यूक्लियर बम, उसका दो पहाड़ी के बीच में से नहीं जाने वाला बाहर। सो मुझे लगता है कि ये कुछ इस तरह के एक्शन होने की तैयारी लग रही है मुझे। एंड और ये जानबूझ के कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा बड़ा और लंबा करना है, जब तक कि यूएस इकोनॉमी का रीसेट ना हो जाए, तब तक के लिए। रीसेट मतलब कि बिल्कुल डॉलर सही रिजर्व कह रहे करेंसी हैं। जो है इसको विड्रॉ कर ले और उसको नया करेंसी लेके आ जाए, ये प्लान है। मुझे तो ऐसा दिखता है। सही है। देखिए मेरे सामने एक ग्राफिक है। इस ग्राफिक में बताया जा रहा है कि युद्ध से पहले 130 से ज्यादा जहाज, इनका आवागमन यहाँ से होता था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। अगर हाल का आंकड़ा देखें, औसतन रोजाना करीब करीब 11 जहाज, लेकिन अभी शनिवार को केवल 5 जहाज वहां से गुजरे, रविवार को शून्य, एक भी नहीं गुजरा, और कल यानी सोमवार को, परसों सोमवार को केवल 6 जहाज गुजरे हैं। ये 18 अगस्त तक के आंकड़े हैं आदित्य जी। तो कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है दुनिया को। और इससे अगर हम देशों की बात करें, अभी मैंने देश गिनाए भी थे कि कितने देशों में महंगाई जो है वो इससे बढ़ी है, तेल का संकट बढ़ा है, पेट्रोल पंपों पर भी लंबी लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं, जो इनकी करेंसी है उसके ऊपर भी दबाव आया है। और केवल इन देशों पर नहीं आया है साहब, खुद जहां आप बैठे हैं अमेरिका में, वहां भी हालात ऐसे ही हैं। महंगाई की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को कितना सुनना पड़ रहा है, और वो भी ऐसे समय जबकि वो मिक्टम पोल के लिए जाने की तैयारी कर रहे होंगे इस समय। देखिए महंगाई तो अमेरिका में 40% ज़्यादा बढ़ी है,
और अगर ये तेल बंद हो जाता है तो अमेरिकन्स के लिए, अब यूरोप में $10 पर गैलन का ऑयल है। 10 यूरो, $10। $10 इज ए लॉट ऑफ मनी। अमेरिकन इकोनॉमी बंद हो जाएगी $10 में, तो ये महंगाई तो हर जगह बढ़ी है। और आपको पता है भारतीय सरकार ने कितना सब्सिडी दिया है। भारत में महंगाई सिर्फ 15 रुपये बढ़ी है। 15 रुपये इज द लीस्ट। भारत में भारतीय सरकार को मैं बिल्कुल हेड्स ऑफ करूंगा कि उन्होंने पेट्रोलियम प्राइसेस को कितना कंट्रोल कर रखा है एज कम्पेयर टू द वर्ल्ड। अमेरिका में उसी तेल का प्राइस अगर मैं भारतीय तेल से कंपेयर करूंगा जो पर लीटर के प्राइस से 100 रुपये बढ़ी है। 100 रुपये ज़्यादा लोग दे रहे हैं। और पर लीटर ऑलमोस्ट अगर मैं उसको कंपैरिजन में करूँ तो और कहीं कहीं पे कैलिफोर्निया जगह में $9 की गैस बिक रही है, $9 पर गैलन। और उसका मार्केट प्राइस जो है वो आता है $4 पर डॉलर, जो अभी आ रहा है, विच इज़ वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। अब जैसे कुछ स्टेट्स में, जैसे कि जहाँ पे तेल सस्ता होता था वहाँ पर $5 का बिक रहा है अमेरिका में, तो बहुत इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त है। और जो लोग ये बात करते हैं कि अमेरिका में सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, ये स्टेटिस्टिक्स है। ऑन द ग्राउंड की बात अलग होती है कि 50% वेनेजुएलन ऑयल लेने के बाद भी अगर आप देखें कि अमेरिका की प्राइसेस इतनी ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि अमेरिकन ऑयल, रिफाइंड ऑयल इज़ टू एक्सपेंसिव फॉर अमेरिकन ऑल्सो। वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इंटरनली कंज्यूम भी नहीं कर सकते। और अमेरिकन कंपनीज अपना प्रॉफिट नहीं छोड़ती। दुनिया मर जाए, लोग मर जाए, लेकिन अपना प्रॉफिट नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसको इन्वेस्टर को सेटिस्फाई करना है स्टॉक मार्केट पे। तो ये बड़ा ट्रिकी सिचुएशन है अमेरिकन के लिए भी और दुनिया के लिए भी। लेकिन अब इसमें सोल्यूशन तो तभी निकल सकता है जब रेस्ट ऑफ द दुनिया मिलकर अमेरिका के सामने आए और बोले कि भाई एनफ, ब्लॉकेड आपकी वजह से है, पहले खुली हुई थी अब बंद हो गई आपकी वजह से। और आपने देखा होगा ईरान और ओमान में भी थोड़ा सा गड़बड़ी हुई है बीच में। ईरान बोल रहा है कि नॉर्थ साइड से ही तेल जाना चाहिए, आना चाहिए। ओमान बोल रहा है कुछ हमारी साइड से जाएगा, फिर आपके उधर मिक्स हो जाएगा द तेल शिप कंटेनर्स का ट्रैफिक। तो ये भी इश्यूज अभी चल रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि ये कॉन्फ्लिक्ट तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि वन साइड इज कंक्लूसिवली डिफीटेड। अब ये उसी पे आ गया है कि तो लड़ो और एक जन कोई हार मानो, चाहे ईरान हार माने या आप माने। तो मुझे लगता नहीं कि ईरान हार मानेगा, बिकॉज वो बड़ी मिलिट्री स्ट्रेंथ पे बैठा हुआ है। और तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को एक वे आउट चाहिए जो निकले, क्योंकि अब ये तो पता लग गया कि न्यूक्लियर बॉम्ब वाज नॉट द इशू, इशू वाज समथिंग एल्स। इशू था कि तो यूएस की न्यू क्लियर की तो कोई बात ही नहीं कर रहा अब। अब कोई नहीं बात कर रहा। इशू कुछ और था कि अमेरिकन इकोनॉमी रीसेट हो रही है और डॉलर जा रहा है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे कब्जा किया जाए टू प्रोलॉन्ग द यूसेज ऑफ यूएस डॉलर। ये था इशू, मेन ये इशू था। तो उन्होंने एक स्टेट तो कंट्रोल कर लिया हॉर्मोज, क्योंकि आसान था उसको करना, क्योंकि एक साइड का ही ट्रैफिक है, मतलब दूसरी साइड से आप निकल नहीं सकते कहीं पे, और इसराइल पास में था। अगर इनका बस चलता तो मलाक्का भी नहीं छोड़ते, लेकिन वहाँ पे भारतीय सेना बैठी हुई है, बिलीव मी, हेड्स ऑफ टू इंडियन आर्म फोर्सेस। और दूसरी साइड सुएज कैनाल है, वहाँ पर आप छू नहीं सकते, वहाँ पे दुनिया का ट्रेड चलता है, तो उस पर तो विश्व युद्ध होता, यहीं पर विश्व युद्ध नहीं हो सकता। तो उन्होंने 20% का अफेक्ट किया बस। तो ये मुझे लगता है कि ये तभी खत्म होगा जब कोई एक साइड कंक्लूसिवली जीतेगी, और उसमें मुझे लगता है कि दुनिया को कन्विंस करना पड़ेगा कि अब इन्होंने ये नहीं सोचा था कि ईरान विल प्ले सच स्ट्रेटेजिक गेम, ये नहीं सोचा था कि हॉर्मुज ही बंद कर देगा, वो कैलकुलेशन नहीं थी। अब वो कैसे मिस होगी वॉर गेमिंग में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इतने पढ़े लिखे जनरल से। आज एक और घटना हुई है साहब। सर्जियो गोर आज मिले हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से। इससे पहले ये 3 कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों से मिले। कर्नाटक के मुख्यमंत्री से मिले, तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मिले और केरल के मुख्यमंत्री से मिले। और संभवतः बैलेंस बनाने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की। और इन्होंने फिर ताजा मुलाकात जो है वो
19 अगस्त को श्रीनगर पहुँच कर के उमर अब्दुल्ला से की है। तो हमारे यहाँ का तो मीडिया भी बड़ा अजीबो-गरीब है ना। तो मीडिया ने उमर अब्दुल्ला से पूछा कि साहब क्या आपने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की माँग को लेकर के किसी तरह की चर्चा अमेरिका के राजदूत से की? तो उन्होंने कहा कि ये कोई तकाज़ा ही नहीं बनता है। हमारी जो समस्याएँ हैं, उनका हल नई दिल्ली में है, वॉशिंगटन में नहीं है। तो हमारे यहाँ का मीडिया किस माइंडसेट के साथ काम करता है? देखिए हमारे आप तो बहुत ही एडिटर्स रहे इतने न्यूज़पेपर्स के। ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए क्योंकि आप उनकी मानसिकता ज़्यादा जानते हैं। मैं अपने 2 शब्द बोलूँगा कि पीपल नीड मोर मीडिया एडिटर्स लाइक यू, जो दे रीड बिटवीन द लाइन्स। अब देखिए, भारतीय मीडिया बड़ा खुश हुआ जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार ने क्वेश्चन किया। हमने आपके शो पे डिस्कस किया था, वो तो इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए था अमेरिका, उसको भारत से कोई संबंध ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प से ज़्यादा कोई भारत से चिढ़ नहीं करता। ओके। बिल्कुल। और दूसरा, आपको पता है, अब सर्जियो गोर ने बोला कि कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, उसको भारत ने उछाल दिया। इसको बोलते हैं कहीं पे आके कहीं पे निशाना। और आपने पहले बताया कि कांग्रेस के ज़्यादातर अपोजिशन पार्टीज के सीएम से मिले हैं ये। तो ये जब तारीफ करते हैं आपकी, वो उनको मालूम है कि आपको वैलिडेशन की जरूरत है। देखो कोई अच्छा बोल रहा है हमको, ये जो गलत आदत हमको डाली हुई है ना वैलिडेशन की। और और इसमें भी देखिए उसने चालाकी भरा बयान दिया है। उसने ये नहीं कहा है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। उसने कहा है अहम हिस्सा है। बहुत सुंदर है। अहम हिस्सा है और अभिन्न हिस्सा है। इसमें बड़ा अंतर होता है। देखिए, हम लोग का इंटेलिजेंस, जो भारतीयों का जनरल इंटेलिजेंस बहुत हाई होता है, आईक्यू। अमेरिकन को मैं उतना इंटेलिजेंस में नहीं रेट करता हूँ, इनका जनरल इंटेलिजेंस हाई नहीं होता है, तो शब्दों का प्रयोग पे इनके जाना ही नहीं चाहिए कभी भी। देखिए, आप और हम बड़े नपे तुल्य शब्द बोलते हैं, इनका ऐसा नहीं है। ये लोग सिर्फ बात करते हैं फॉर शो ऑफ, उनके लिए कोई मतलब नहीं होता, उसको मीन नहीं। ये स्पीचेस होती हैं, जो अपनी इनका पर्सनल लाइफ होगा उनकी स्पीचेस से बिल्कुल अलग होगा। तो बड़ा सिंपल मंत्र है, डोंट गेट इम्प्रेस्ड बाय द स्पीचेस, लुक एट द एक्शन। तो यहाँ पे इन्होंने जो गेम खेला है भारत के साथ, वो जो खेलना चाहते हैं, वो ये बता रहे हैं आपको कि देखो, मैं आपके अनुसार ही काम कर रहा हूँ बीजेपी गवर्नमेंट को खुश करने के लिए। उनको पता है नेशनल कॉन्फ्रेंस एग्जिस्ट नहीं कर सकता विदाउट बीजेपी। अमर अब्दुल्ला की पूरी, फारूक अब्दुल्ला की, चाहे जितना भी वो पाकिस्तान कर ले, उनका एग्जिस्टेंस ही आज के समय में मोदी जी की वजह से है। मोदी जी ने उनको पाला हुआ है, ये बात मान के रखे वो। और महबूबा मुफ्ती का कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है क्योंकि उसके जिहादी लिंक्स एक्सपोज हो चुके हैं। सो नाउ ये जो अमेरिकन का जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि देखो, हम जो आपके लिए काम कर रहे हैं, देखिए जो उनका जो मेजर काम चल रहा है, हमने कल ही शो किया था $2 बिलियन वाला, वो है मेन। एफसीआरए का अपोज करना मेन चीज है, लेकिन वो ये सब स्टेट्स में जाके कि कश्मीर और ट्रबल स्पॉट्स में जाके एक कोलिशन एक बना रहे हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि इसको यूज किया जाएगा 4 साल के बाद, अभी नहीं। ये रिलेशनशिप्स है स्टोरेज वाली, इसको फ्रिज में रखा जाएगा थोड़े दिनों तक, आप भूल जाएंगे, फिर इसको वापस निकाला जाएगा। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो लिमिट ये लोग सेटअप कर रहे हैं, इनको मालूम है कि 4 साल में पीओजे के भारत का अभिन्न अंग होने वाला है, विद इन 4 ईयर्स। और ये भी इनको मालूम है कि जिलजिल बाल्टिस्तान भी भारत लेकर रहेगा। इनको ये भी मालूम है चीन और भारत लड़ने वाले नहीं हैं। इनको यकीन है, अनलेस सम स्टूपिडिटी चाइनीज जनरल्स करते हैं ऑन द इंस्टिगेंस ऑफ अमेरिकन्स। इनको मालूम है कि चाइनीज फोर्सेस लड़ने वाली नहीं है। शी जिनपिंग तो निकाल रहे हैं उन सारे आर्मी ऑफिसर्स को जिन्होंने गलवान किया था, जिन्होंने लासा में एग्रेशन दिखाया था, बर्मा में एग्रेशन दिखाया था, उसको निकाल रहे हैं वो। तो देर इज ए, तो इसको स्पॉट करने के लिए आप देखिए 5 साल के बाद क्या सिचुएशन होगी, हम लोग सब भूल जाएंगे। शायद मोदी जी उस समय प्राइम मिनिस्टर ना हो, शायद ऐसा में, तब उस सिचुएशन में अगर लीडरशिप वैक्यूम हुआ भारत में, तो हम क्या एक्शंस लेंगे। तो उस समय के जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट शुरू होने वाले हैं,
उसकी बीज अभी बोई जा रही है, ताकि आप 5 साल के बाद समझे। इन्होंने सेम स्ट्रेटेजी किया था साउथ अमेरिका में। वेनेजुएला का प्रोजेक्ट आज नहीं शुरू हुआ है, 5 साल पहले शुरू हुआ था। 5 साल पहले वेनेजुएला का जो अपोजिशन था उसको प्रोटेस्टेंट पार्टीज ने जाके, जो रिपब्लिकन पार्टीज ने कल्टीवेट किया था, चर्चेज ने कल्टीवेट किया था। आज 30% प्रोटेस्टेंट्स हैं वेनेजुएला में। सेम चीज मैक्सिको में किया उन्होंने। मैक्सिको में उन्होंने 40% कन्वर्जन कर दिया है टुवर्ड्स प्रोटेस्टेंट, क्योंकि कैथोलिसिज्म और क्रिश्चियनिज्म तो अलग होते हैं, इनको क्रिश्चियनिटी नहीं बुलाना चाहिए, ये अलग अलग है, शिया सुन्नी जैसे हैं लिटरली। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके सपोर्ट से आज कैथोलिक, जो मेजोरिटी कैथोलिक पॉपुलेशन मैक्सिको, उसके ऊपर जू बिठा हुआ है। जू इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। क्लॉडिया शेनबॉम जू है, अनहर्ड ऑफ। तो ये भारत में भी करना चाहते हैं। भारत में चाहते हैं कि सेंट्रल इंडिया में, जो भारत का केंद्र में कोalition गवर्नमेंट्स हो, जिसको अमेरिका अपनी उंगलियों पे नचाता रहे लाइक बिफोर, उसकी बीज बोई जा रही है इसमें। इन्होंने तो मारिया कोरिना मचाडो को जो नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था, वो भी कोई ऐसे ही थोड़ा मिला था। तो वो लेडी और काफी समय से वोकल थी इसके खिलाफ। नहीं, वो स्ट्रेटेजी, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लिया आपने मकाडो का। नॉर्वे, देखिए 2 अदृश्य राज्य चल रहे हैं पैरेलल, एक है वेटिकन का और एक चर्च ऑफ इंग्लैंड का, वेस्टमिंस्टर एबे का। अब नोबेल प्राइज दिया जाता है जो कैथोलिसिज्म को बढ़ाता है, और नॉर्वे का मिक्स पोजीशन है। नॉर्वे प्रोटेस्टेंट की साइड भी खेलता है, कैथोलिज्म की साइड भी खेलता है। तो आप देखेंगे एलटीटीई, नॉर्थ ईस्ट, बिहार में मिले थे प्रशांत किशोर से, जब इलेक्शन हार गए तभी तो बाईपोल में जीत गए वो, बिकॉज बीजेपी का सपोर्ट आ गया। तो बट इन्होंने दोनों साइड खेला, तो इसलिए भाई नॉर्वे से बच के रहिए, क्योंकि नॉर्वे इज द मेन कल्प्रिट। नेटिव अमेरिकन भी यही बोलते हैं, क्योंकि नॉर्वे की आपको ढूंढना पड़ेगा, लेच्टाइन, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, फिनलैंड, साउथ कोरिया, ताइवान, ये हैं एक्शन स्पॉट्स जहां से एक्शंस लिए जाते हैं। अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, नहीं तो उसको सीधा भारत बोल देगा बाहर निकलो। बिल्कुल। और देखिए, सर्जियो गोर के उस बयान पर पाकिस्तान का क्या रिएक्शन आया है। पाकिस्तान को आग लग गई है, जल भुन गया है। हेडलाइन देखिए, कश्मीर पर सर्जियो गोर के बयान सुन जल भुन गया पाकिस्तान, अमेरिकी राजनयिक को तलब किया। और इसमें लिखा है कि भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के बयान पर पाकिस्तान में बवाल मच गया है। जला भुना पाकिस्तान, सर्जियो गोर की उस टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया था। इस्लामाबाद में अमेरिकी डिप्लोमेट चार्ज डी अफेयर्स को तलब कर पाकिस्तान ने गोर के बयान को तथ्यात्मक रूप से गलत करार दिया और कड़ी निंदा की। दरअसल भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने श्रीनगर की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और उसके बाद ये बयान दिया। तो पाकिस्तान ने क्या कहा, आधिकारिक बयान जारी करके उनकी टिप्पणियों को तथ्यात्मक रूप से गलत करार दिया। अब साहब ये कौन सा तथ्यात्मक रूप से गलत है? सकल कब्जा करके तुम बैठे हुए हो, धूर्त आदमी, और तथ्यात्मक रूप से गलत बता रहा है सर्जियो गोर के बयान को। देखिए, इतिहास को देखें तो पाकिस्तान नाम ही कृत्रिम है, काल्पनिक है। वो तो भारत के हिंदुओं की जमीन है। सिंधु नदी आज भी बहती है, हमारे रवि वहाँ पे वितस्ता, चंद्रभागा, हमारी नदियाँ बहती हैं वहाँ पर। तो पूरा पाकिस्तानी आर्टिफिशियल है, वो सारे हमारी जगह है, हिंदुओं की जगह है। तक्षशिला आज भी वहाँ पर है। तक्षशिला पे तो रामायण बोली गई थी, वो सॉरी महाभारत बोली गई थी। जन्मजय वैशंपायन ने जन्मजय को महाभारत बताई थी। सो ये हमारी जगह है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिए, इसमें मतलब मेरे हिसाब से कि बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भारतीय मीडिया हमेशा पाकिस्तान को इतना उछालते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारी मीडिया हाँ, देती है। हाँ, हाँ। जबकि पाकिस्तान का
कम आसिम मुनीर एक तरीके से एक्सेप्ट कर चुका है कि पीओके आप ले लीजिए वापस, हमको शांति से छोड़ दीजिए, ये बोल रहे हैं वो बिहाइंड द सीन। अब सर्जियो गोर उनका मालिक है एक तरीके से देखा जाए तो। पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब अमेरिकन न्यूक्लियर बॉम्ब है। अब तो लोग बता रहे हैं, हम तो रिपोर्ट कर रहे हैं बस पढ़ के कि आलू बम तो अमेरिकन है। तो पाकिस्तान की सॉवरेंटी कब थी? वो तो भारतीय सरकार को दूतावास बंद करना चाहिए इनका। अभी तो उन्होंने सिक्योरिटी बाहर से हटाई है वहां से फॉर देयर एक्शंस। तो मैं तो बोलता हूँ दूतावास बंद कर दें, उसकी जरूरत नहीं है। ना बांग्लादेश की दूतावास की जरूरत है हम लोग को। हम लोग मिलिट्री कॉन्टैक्ट रखेंगे। द डीजीएमओ विल टेक केयर ऑफ पाकिस्तान। ऐसे बात हो तब जाके इंपॉर्टेंस आएगी। द पॉइंट इज कि अमेरिका को भी मालूम है कि उसको अगर यहाँ से निकलना है या उसको अमेरिका पर ही फोकस करना है तो दे हैव टू चेंज देयर फॉरेन पॉलिसी और पूरे रीजन से बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं तो मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया अमेरिका की तरफ आने वाली है। अब वो जैसे जेलेंस्की ने थ्रेट दिया था कि आपका सुरक्षित नहीं है, पहुंच सकते हैं हम, तब बड़े चिल्लाए थे जेलेंस्की के ऊपर सब लोग। आपने याद होगा शुरू में ही हो गया था वो सीन। बट जेलेंस्की के ऊपर जेडी वांस, ट्रम्प कैसे चीखे थे उस समय, पूरी दुनिया ने वो वीडियोस देखे। तो ये जो पाकिस्तान का जो इशू है, ये अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट को बंद करना पड़ेगा। एंड दे हैव टू क्लियरली, उनको भी अपनी प्रेजेंस कम करनी पड़ेगी उस एरिया में, क्योंकि वो देश अब ऐसे दौर में घुस रहा है जहाँ पे वहाँ की सेनाओं को लोग पीटने वाले हैं सड़क के ऊपर। क्योंकि जितना उन्होंने अपने लोगों को मारा है, जो कि भारतीय लोग हैं, पीओजेके के लोग भारतीय सिटीजन्स हैं, बिल्कुल। उनको जितना मारा है वो कैन नॉट बी टॉलरेटेड। और जयशंकर जी जब बहुत लंबे समय से चुप रहते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि बहुत चीजें हो रही होंगी बिहाइंड द सीन, इसीलिए सब चुप है। क्या पता नीलम वैली में भारतीय सेना बैठी हो, अब किसको पता है? वो तो भारतीय सेना जब डिक्लेयर करेगी तब पता लगेगा सब। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी, जुड़ने के लिए, इतना समय देने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और दर्शकों से आग्रह है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें। आदित्य जी की चैनल का नाम है सत्योलॉजी, स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे, उनको भी सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।